माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी लवलेश तिवारी ने कबूल किया है कि वो अतीक के गैंग में शामिल होना चाहता था, क्योंकि वो अतीक का वर्चस्व और जलवा देखकर काफी प्रभावित था। इसीलिए वो चकिया वाले दफ्तर में अतीक अहमद से मिलने भी गया था। इसी दफ्तर में लवलेश ने अतीक से मुलाकात की थी और वो उस वक्त अतीक अहमद से मिलकर उसका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता था। उसी वक्त अतीक के बेटे असद और अली से भी उसकी मुलाकात हुई थी। उस वक्त किन्हीं कारणों से लवलेश अतीक का गैंग ज्वाइन नहीं कर सका। हालांकि अतीक के आसपास मौजूद सुरक्षा घेरा और उससे मिलने आए बड़े बड़े कारोबारियों को देखकर लवलेश काफी प्रभावित हुआ था। उसने देखा कि अतीक अहमद यहाँ पर एक बड़ा सा सोफा डालकर बैठा हुआ है और उसके गुर्गे अगल बगल बंदूक लेकर खड़े हुए हैं। ऐसे में उसने जब अतीक का ये रूप देखा तब उसको लगने लगा कि इतना बड़ा माफिया बनना उसकी जिंदगी का मकसद है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या अचानक नहीं की गई, बल्कि इसे अंजाम देने के लिए काफी समय से तैयारी चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक 27 फरवरी से ही अतीक और अशरफ की रेकी की जा रही थी। जब उमेश पाल अपहरण कांड में प्रयागराज लाए जाने के वक्त भी अतीक और अशरफ की रेकी की गई थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने ऑपरेशन ए नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। ऑपरेशन ए का मतलब ऑपरेशन अतीक और अशरफ था। इस ग्रुप में तीनों आरोपियों के अलावा 2 और लोग भी जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक इन 2 लोगों में से एक स्थानीय है जबकि दूसरा बाहरी है। इस ग्रुप को डबल मर्डर से कुछ घंटे पहले ही बंद कर दिया गया था। ऑपरेशन ए ग्रुप के 3 सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का दावा है कि बाकी 2 सदस्यों के बारे में भी काफी जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक इन दोनों की पहचान नहीं हो सकी है। अब प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की अलग अलग टीमें अपने सूत्रों के जरिए ग्रुप के इन दोनों बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। डबल मर्डर के आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि तीनों शूटर बस के जरिए लखनऊ से प्रयागराज पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल में कमरा भी लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सिविल लाइन बस स्टेशन पर उतरने के बाद तीनों ई रिक्शा से रेलवे जंक्शन के सिटी साइड की तरफ गए। इसके बाद किराए पर होटल में कमरा लिया। हालांकि अभी तक पुलिस को आरोपियों के बस से आने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इस बीच जानकारी मिली कि हत्या से 2.5 घंटे पहले ही तीनों आरोपी कॉल्विन अस्पताल पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें पहले से जानकारी थी कि रात में पुलिस अतीक और अशरफ का मेडिकल कराने के लिए अस्पताल लेकर जाएगी। रात करीब 10:30 बजे जैसे ही पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर अस्पताल पहुंची, सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण ने मीडिया कर्मियों में शामिल होकर वारदात को अंजाम दे दिया। इस बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से इस वारदात को अंजाम देने से पहले फर्जी आधार कार्ड भी बनवाए थे और इन्हीं फर्जी नाम पते वाले आधार कार्ड का इस्तेमाल करके प्रयागराज के होटल में कमरा बुक कराया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने होटल में जो आधार कार्ड दिया था वो जांच में फर्जी पाया गया है। ये आधार कार्ड चित्रकूट के फर्जी पते पर बनवाए गए थे। आरोपियों ने इन्हीं फर्जी आधार कार्ड के जरिए होटल में कमरा बुक करवाया था। पुलिस ने जब होटल से मिले आधार की कॉपी की जांच की तो पते फर्जी पाए गए। एसआईटी अब तीनों आरोपियों के चित्रकूट कनेक्शन का पता लगा रही है। शूटर्स के होटल के कमरे से पुलिस को जो फोन मिले हैं उसे लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर्स से पूछताछ करने वाली टीम को शक है कि इन हत्यारों ने शूटआउट के लिए बर्नर फोन का इस्तेमाल किया था। बर्नर फोन की खासियत यह होती है कि इसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। बर्नर फोन को डिस्पोजल फोन भी कहते हैं। इसमें सिर्फ कॉल करने और मैसेज की सुविधा होती है। पुलिस की ट्रैकिंग से बचाने के लिए कई फीचर होते हैं। इसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं होती। यह स्मार्टफोन नहीं है बल्कि एक सामान्य फोन की तरह होता है। पुलिस IMEI के जरिए मोबाइल नंबर हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि इनके नंबरों की डिटेल्स को निकाला जा सके। अतीक और अशरफ की हत्या के आरोपियों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो गई। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने तीनों आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग नहीं की, जिसके बाद तीनों को प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया। इससे पहले एसआईटी की टीम ने प्रयागराज पुलिस लाइंस में 4 दिनों तक आरोपियों से अतीक और अशरफ के मर्डर के मामले में पूछताछ की। एटीएस ने भी आरोपियों से पूछताछ की। अब तक की पूछताछ में आरोपियों ने कई खुलासे किए हैं। हालांकि अब तक हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
क्योंकि आरोपी 4 दिन तक लगातार गोलमोल जवाब देते रहे। फिलहाल आरोपियों की रिमांड खत्म हो गई है। अब आगे की पूछताछ की अनुमति के लिए एसआईटी को एक बार फिर कोर्ट में रिमांड की अर्जी डालनी पड़ेगी। तीनों आरोपियों को प्रतापगढ़ जेल में रखा गया है और जेल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उमेशपाल शूटआउट केस की आरोपी माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम अब भी फरार है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि दोनों जल्द सरेंडर कर सकते हैं। हालांकि पुलिस शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रयागराज पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया है। शाइस्ता परवीन उमेशपाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी है। उस पर पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। दरअसल उमेशपाल और उसके 2 गनर की हत्या के मामले में शाइस्ता परवीन पर शूटर्स को आईफोन और रुपए मुहैया कराने का आरोप है। शाइस्ता के उमेशपाल की हत्या से पहले शूटर्स के साथ वीडियो भी वायरल हुए थे, जिसके बाद से वो लगातार फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि बुर्के में होने की वजह से पुलिस शाइस्ता की तलाश नहीं कर पा रही, लिहाजा अब इनामी राशि बढ़ा दी गई है। दरअसल असद के एनकाउंटर के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए सरेंडर कर सकती है, लेकिन वो नहीं पहुंची। इसके बाद पति और देवर की हत्या के बाद भी शाइस्ता परवीन उनका चेहरा देखने नहीं आई। अब एक बार फिर शाइस्ता के सरेंडर की खबरें सामने आ रही हैं। अतीक अहमद पर बड़ा खुलासा हुआ है। दुश्मनों से बचने के लिए, अपने परिवार के लिए अतीक ने किस तरह से 8 चक्र का सुरक्षा कवच बनाया था, ये आपको बताते हैं। पहले चक्र में अतीक अहमद ने अपने परिवार को कसारी मसारी के इलाके में सेंटर में रखा था। दूसरे चक्र में घर के आसपास सिर्फ गद्दी समुदाय के लोग रहते थे। अतीक प्रयागराज के गद्दी समुदाय से ही आता था। तीसरा चक्र था, हर 2 मकान छोड़कर सीसीटीवी लगे हुए थे। सिक्योरिटी का अगला लेयर था, रोज सुबह शाम ड्रोन से इलाके की निगरानी होती थी। सिक्योरिटी का 5वां लेयर था, इलाके में हर 3 मकान के बाद अतीक के गुर्गे रहते थे। 6ठा चक्र था, आसपास के सभी मकानों में एक ही एंट्री थी। 7वां चक्र, हथियार और पैसा रखने वाले अतीक के गुर्गे 5 किलोमीटर तक फैले हुए थे। और 8वां चक्र, अतीक के घर के आसपास 8 घंटे के लिए मुखबिरों की बाकायदा ड्यूटी लगाई जाती थी। इस 8 चक्र के सुरक्षा घेरे का खुलासा अतीक ने पुलिस से पूछताछ में किया था। दरअसल अतीक को लग रहा था कि उसके करीबियों के दगाबाजी करने पर दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ गई है। इसीलिए उसने परिवार के लिए फुल प्रूफ सुरक्षा इंतजाम किए थे। अतीक का परिवार 8 चक्र के सुरक्षा घेरे में रहता था। अतीक ने यह सुरक्षा घेरा खुद बनाया था और कसारी मसारी इलाके को मैप के जरिए 8 हिस्सों के सुरक्षा कवच में बांटा गया था। जी मीडिया के पास उस नक्शे की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसके जरिए जेल में बंद अतीक अपने परिवार की सुरक्षा करता था। परिवार की सुरक्षा के लिए उसने पूरी तरह से अपने घर को सिक्योर करने की तैयारी की थी और इसी को लेकर उसने बकायदा एक मैप जो है वो बनाया था और उस मैप के जरिए 8 क्षेत्रों में अपने घर के एरिया को बांटा था, जिसमें जो घर के पीछे की तरफ के जो एरिया के जो मकान थे उनमें अपने परिवार के लोगों को ही रखता था। इसके साथ साथ हर 2 घर पर जो है एक कैमरे लगाए गए थे। दरअसल अतीक को लगता था कि उसके दुश्मनों की तादाद बढ़ गई है, इसलिए उसने अपने परिवार के इर्द गिर्द एक मजबूत सुरक्षा चक्र बनाया था। अतीक को पहले संदेशा था कि उसको, उसके परिवार को खतरा हो सकता है उन तमाम लोगों से जिनसे उसका जो है पहले रिश्ते थे, लेकिन उसके बाद वो रिश्ते खराब हो गए और इसीलिए अतीक ने बकायदा 8 जोन में जो सुरक्षा है उसका चक्र बनाया था और ये फिलहाल जो नक्शा है ये पुलिस की टीम ने अतीक की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। इस बीच माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर ईडी ने भी शिकंजा कस दिया है। अतीक के करीबियों और चायल के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी, रिश्तेदार खालिद जफर समेत 6 लोगों को ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है और अलग अलग तारीखों में पूछताछ के लिए तलब किया है। अतीक अहमद के काले साम्राज्य की बेनामी संपत्ति के बारे में पता लगाने में जुटी ईडी ने पूर्व विधायक के साथ साथ कई लोगों को नोटिस जारी किया है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके यहाँ ईडी ने छापेमारी की थी और इनके यहाँ से बैंक खातों के बड़े लेन देन की जानकारी मिली थी। इसके साथ साथ शेल कंपनियों के बारे में भी जानकारी मिली थी। प्रयागराज की ईडी यूनिट ने इन सभी को नोटिस जारी करके अलग अलग तारीखों में ईडी मुख्यालय तलब किया है।
अतीक की शेल कंपनियों के जरिए लेन देन और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त में अतीक अहमद के जिन करीबियों के नाम आ रहे हैं, उनकी भी लिस्टिंग की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि हत्याकांड में जिन बमों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें उमेश पाल के घर के पास ही बनाया गया था। इसके लिए एक पुराने बमबाज को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सूत्रों के मुताबिक बमबाज गुड्डू मुस्लिम जिन बमों को उमेश पाल और उनके गनर्स पर फेंक रहा था, वो धूमनगंज के ताड़बाग में एक पुराने बमबाज से बनवाए गए थे। कहा जा रहा है कि हत्याकांड में शामिल एक शूटर ने एक पुराने बमबाज से संपर्क किया था। हालांकि उसे ये नहीं बताया गया था कि इन बमों का इस्तेमाल कहां किया जाना है। इसके बाद बमबाज ने बम तैयार कर शूटर को दिए थे। फिलहाल ये जानकारी सामने आने के बाद गोपनीय तरीके से शहर के पुराने बमबाजों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल उमेश पाल के गनर राघवेंद्र सिंह की जान बम से किए गए हमले में गई थी। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें राघवेंद्र जान बचाने के लिए गली में भागता हुआ दिखाई दिया था। इसी दौरान पीछे से आए गुड्डू मुस्लिम ने उस पर बम से हमला कर दिया था। बम राघवेंद्र के कंधे पर दाहिनी ओर लगा था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस बीच माफिया अतीक अहमद का एक और पुराना ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में अतीक रमाकांत दुबे नाम के शख्स को धमकी देता हुआ सुनाई देता है। वायरल ऑडियो साल 2016 का बताया जा रहा है, जिसमें अतीक रमाकांत दुबे को धमकी दे रहा है। रमाकांत दुबे वही शख्स है जिनकी एफआईआर पर अतीक अहमद को जेल जाना पड़ा था। अब रमाकांत को डर है कि अतीक की मौत के बाद वो उसके गुर्गों के निशाने पर आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने पुलिस से अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। ये मामला साल 2016 का है, जब गैंगस्टर अतीक ने अपने गुर्गों के साथ प्रयागराज के कॉलेज में जमकर उत्पात मचाया था। दरअसल अतीक अहमद की जान पहचान के एक छात्र को परीक्षा में नकल करने के आरोप में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद इस छात्र ने अतीक से शिकायत की थी। तब अतीक ने फोन पर इंस्टीट्यूट के पीआरओ रमाकांत दुबे को न सिर्फ धमकी दी थी, बल्कि गाली गलौज भी की थी। अतीक हत्याकांड के बाद यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह के बयान पर अब सियासत हो रही है। अतीक हत्याकांड पर यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पलटवार किया है। मंत्री ने हत्या के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया था। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि सारी दुनिया जानती है किसके इशारे पर हत्या की गई। अतीक और अशरफ के हत्याकांड में नए खुलासों के लिए अब शूटर्स के मोबाइल फोन्स खंगाले जा रहे हैं। एसआईटी मोबाइल से डेटा रिकवरी की कोशिश कर रही है। प्रयागराज पुलिस लाइन में 4 दिनों तक पूछताछ में तीनों आरोपी गोलमोल जवाब दे रहे थे। एसआईटी ने लगातार 4 दिनों तक तीनों से पूछताछ की है। अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच यूपी पुलिस शाइस्ता पर रखी गई इनाम राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की तैयारी में है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज में उमेश पाल के वो घर पहुंचे। उन्होंने शूटआउट में मारे गए उमेश पाल को श्रद्धांजलि दी और परिवार वालों को सांत्वना भी दी। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने भरोसा दिलाया कि उमेश पाल का परिवार उनके परिवार जैसा है और उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी न रहे, यह सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं और उनकी ओर से बस इतना ही अपेक्षा है कि उनकी हर प्रकार से सुरक्षा और इस प्रकार की कभी कोई दुखद घटना जैसी हो गई है ना होने पावे। केशव प्रसाद मौर्य के साथ स्थानीय विधायक और यूपी के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी उमेश पाल के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा परिवार के साथ खड़ी है। हम लोग परिवार के साथ हैं और हमेशा खड़े रहे हैं और परिवार की कोई भी दिक्कत हम लोग आने नहीं देंगे। ये आश्वासन हमने पहले भी दिया था। मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से पहले आया था और मैं आज भी, हम केशव जी भी आए हैं, हम लोग के डिप्टी सीएम, उन्होंने भी वही दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि हत्याकांड को किसके इशारे पर अंजाम दिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सीएम योगी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि बिना उनकी मंशा के यह हत्याकांड नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को अतीक और अशरफ से दिक्कत थी। बगैर इनके मंशा के थोड़ा ही हुआ है। ये तो अब ये उसको पर्दा डालने के लिए उल्टा इल्जाम अपोजिशन पर डाल रहे। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि अतीक और अशरफ
पुलिस की सुरक्षा में थे, इसीलिए उनकी हत्या के लिए राज्य सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। सारी दुनिया जानती है, सारा हिंदुस्तान जानता है और खुद ये लोग भी जानते हैं और सारा अपोजिशन जानता है कि हत्या कैसे हुई, किसने कराई। इससे पहले बर्क ने अतीक और अशरफ की हत्या को योगी सरकार के जुल्म की इंतहा बताया था। Zee News।